तो हम पढ़ लिए थे मोलैरिटी, पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी याद है? अगर हम बात करें फॉर्मूला मैं बस लिख दे रहा हूँ। हाँ। तो हमने लास्ट क्लास में मोलैरिटी पढ़ा था, और मोलैरिटी में अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं तो हमने क्या क्या पढ़ा था। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में वी एस, और ये किसमें रहेगा, इन एम एल में। शांति से बैठे रहो वरना अभी तो स्क्रीन ब्लैक कर दूं। हाँ ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। डेस्कटॉप नहीं, लैपटॉप में चलता है। इधर देखो, हाँ ओए ना ना, कोई इधर देखना है भाई साहब, उधर नहीं, नहीं गिरेगा। चलो ठीक। तो मैं क्या कह रहा था कि मोलरिटी का मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मोलरिटी का और फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वी एस, लेकिन ये किस में चाहिए मुझे, लीटर में चाहिए। तो एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, सही बात। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लिया कहीं डाइल्यूशन वगैरह हम कर दें तो M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2V2, यानी आफ्टर डाइल्यूशन एंड बिफोर डाइल्यूशन। ये भी एक रिलेशन मैंने बता दिया था यहीं पे। और एक चीज मैंने बताई थी कि अगर मान लिया मिक्सिंग कर दिया, अगर मैंने क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, तो इसका भी फॉर्मूला क्या था, M1V1 प्लस M2V2, मतलब M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2, अच्छा V3 लिख दिया। समस्या ही तुम लोगों की अजब गजब है। देख लो कितना टेम्परेचर है, इस पे टेम्परेचर देखो कितना है, 22 करने को बोलता है। अब क्या कर दूं, 30-35 कर दूं? नालायक, इतना ही है। अच्छा है, पंखा बंद कर दे रहा हूँ। नहीं ठीक है, पंखा चला दूं? तुम कंबल लेके आना अगली क्लास में। हाँ, तो ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे, और हमने इसकी एसआई यूनिट क्या देखी थी, जल्दी बताओ जल्दी से। एसआई यूनिट क्या थी, मोलर थी या फिर मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। हाँ, शांत रहो बिल्कुल। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है आज की क्लास का, उसका नाम क्या है, मोलैलिटी। सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमने क्या पढ़ा है, मोलैरिटी पढ़ा था ना अभी तक। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। बस आर को एल से रिप्लेस करेंगे, ठीक। मोलैरिटी के आर को हमने एल से रिप्लेस कर दिया और एक नई टर्म बन गई मोलैरिटी। सो देख रहे हो हमने कितना दिमाग लगाया ना नई टर्म बनाने के लिए। तो इतना ज्यादा सोच लिया था कि आर को बस एल से ही रिप्लेस कर पाए। सही बात। तो स्मॉल एम से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल एम। क्या कहता है सुना जानते हैं, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर हम बात करें तो स्मॉल m होता है आपका मोलैलिटी, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी NB अपॉन में ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अभी तक आपने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है उसमें सॉल्यूशन ही बात करते थे हम। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हर जगह मोलरिटी में भी हमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हर जगह सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। सिर्फ एक टर्म है जहां पर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या है,
मोलरिटी है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अगर हम बात करें एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट का क्या है वेट डब्ल्यू है, और ये किसमें चाहिए मुझे केजी में चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास पहला फॉर्मूला। अब आपको ये पता है कि सर एनबी को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो भैया यहाँ रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ऊपर अपॉन में यहाँ एम बी और इनटू में क्या डब्ल्यू ए। अब ये केजी में था, ग्राम में करना है तो क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, अब ये किस में आ गया ग्राम में आ गया। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला हो गया। अब बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो पहले तो ऊपर क्या है मोल्स, नीचे क्या है वेट, तो क्या हो जाएगा मोल्स पर केजी, और इसी को हम प्यार से क्या बोलेंगे मोलल, स्मॉल एम। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब जैसे कि हम हर जगह एग्जाम्पल से देखते थे कि कैसे रीडिंग मारते हैं, तो यहाँ भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मान लिया हाँ रीड कैसे करते हैं, अगर कहीं पर 2 मोलल लिखा हुआ है तो अच्छा 2 मोलल हम काफी देर से, कल भी हमने 2 मोलल लिया था, आज हमारा मन कर रहा है 3 मोलल करेंगे। ठीक, तो ये 3 मोलल है। हाँ, 3 मोलल का मतलब क्या हुआ कि 3 मोल्स हैं ऑफ सॉल्यूट, किसके सॉल्यूट के कितने मोल है, सॉल्यूट के कितने मोल हैं 3 मोल है, कितने में इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब की बार सॉल्यूशन नहीं क्या आएगा सॉल्वेंट आएगा। इससे मुझे क्या पता चला कि सर पहली बात तो मुझे एन बी पता है जो कि 3 है, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको एन बी पता हो तो मोलर मास आपको दिया ही होता है। अगर आपको मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज दे रखा है, क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से आपको मोलर मास पता होगा, तो आप डब्ल्यू बी भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डब्ल्यू बी इक्वल टू एन बी की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे एम बी से। और ये क्या दे रखा है डब्ल्यू ए, तो ऑलरेडी दे रखा है डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 केजी है, और 1 केजी का मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम। तो आपको डब्ल्यू ए बदल जाएगा, डब्ल्यू भी बदल जाएगा, तो डब्ल्यू एस भी बदल जाएगा। वैसे डब्ल्यू एस की जरूरत तो पड़ती नहीं है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू भी सफिशिएंट है, काम हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ से भी हम सारी चीजें टर्म्स वापिस से निकाल सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई, तो आगे चले। ये थी मोलैलिटी। इंपॉर्टेंट बात, मोलैलिटी में एक छोटी सी बात लिख लोगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा बताओ मोलैरिटी में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट लिखा था क्या, हाँ, मतलब मोलैरिटी के केस में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस लिखा था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी में लिखा था ना। टेम्परेचर पे देखो, अगर मैं एक सिंपल सा फंडा बताऊं तो वो सारी टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे जिन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आ रहा होगा। तो आप अगर मान लीजिए कहीं नहीं लिखा है तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जहां जहां वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, जहां वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हाँ तुम अपने वॉल्यूम के बारे में मत बात करो। नुकसान कर देते हो चेयर का, जगह का, धरती पे बोझ हो तुम, समझ रहे हो। एक बायो में एक चैप्टर होता था इकोसिस्टम करके, लास्ट में, हाँ अभी भी है, उसमें लास्ट में एक टॉपिक आता था इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब आपको पूरे चैप्टर में बताया जाता था कि इकोसिस्टम यानी आपके आसपास में एयर है, वाटर है, या हाँ शांत रहो, आपके आसपास एयर वाटर जो भी है उन सबसे आपको बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, हमें इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। और लास्ट में ये भी बताया गया था कि अगर हम इन सबके ऊपर एक प्राइस टैग लगा दें ऑक्सीजन के ऊपर कि भैया ऑक्सीजन आपको पैसे दे के मिलेगी, तो वहाँ कॉस्ट भी बता रखी थी कितनी है। अब अगर हम बात करें जो है, जो पूरे आपका वर्ड है, इन सबकी जितनी इकोनॉमी मिला के होगी ना उससे ज्यादा थी 1 साल की कॉस्ट। तो
हाँ नहीं नहीं, मतलब जितने भी रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मिला के उससे भी ज्यादा डाटा। अब अगर मैं बताऊं तो उसका 50% कॉस्ट तो अकेले इसको पेमेंट करना चाहिए। धरती में सबसे बड़ा बोझ तो यही है। सर पर पे ही कर पानी के लिए pay करना पड़ता है। क्या पे कर रहे हो? और सर ऑक्सीजन के 30 मिनट के 5 रुपए देना होता है। 30 फ्रेश। बहुत सारी ऑक्सीजन आपको फ्री में मिल रही है, अभी यहाँ बैठे हो। सर नहीं वो सब जो हम कहते हैं ना 5 कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए दे दे करके प्योर ऑक्सीजन वही लेते रहना, यहाँ से निकलो तुम। सर नहीं तो बताओ। हाँ। अब आगे हम बात करते हैं, जो हमारे पास अगली टर्म्स है वो क्या है? पार्ट्स पर, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना? पार्ट्स पर मिलियन। तो फिर पीपीएम होगा पार्ट पर पीपीटी होता है। अब सुना ध्यान से, पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत क्यों थी? कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत छोटी हुआ करती थी, तो उनके रिस्पेक्ट के लिए ही हमने ये टर्म्स बनाई है। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट से मेरे पास 1 मिलीग्राम कोई सॉल्यूट है, वो प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। कितने केजी सॉल्यूशन के अंदर? 1 kg सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालने जाऊं, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो सर 1 मिलीग्राम तो ऊपर आएगा, तो 1 मिलीग्राम, और टोटल सॉल्यूशन का कितना है? 1 kg है, और इंटू में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो अगर मैं मिलीग्राम की बात करूं तो 1 इंटू 10⁻³ होता, और 1 kg का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम, और इंटू में कितना? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया? 10⁻⁴, मतलब 0.000 और 1%। अब बताओ, अगर कहीं इतना परसेंट आप देखते तो आप तो इग्नोर मार देते, इग्नोर मार देते ना सर, राउंड ऑफ। हम तो आजकल थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे सीख गए हैं राउंडिंग ऑफ करना है, तो इतनी वैल्यू देख करके हम क्या मार देते? इग्नोर ही मारते, इसको क्या ही वैल्यू है। लेकिन सुनना, इतनी भी छोटी चीजों की वैल्यू, यानी जो इतने परसेंट में मौजूद है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस मुझे दिखानी है तो इसी की इज्जत के लिए हमने पीपीएम बनाया है। तो पीपीएम के अंदर अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, सुना ध्यान से, फॉर्मूला बनाया, बस वही सेम, वही पहले जैसा था। जैसे डब्ल्यू भी था, अपॉन में क्या था? डब्ल्यू ए था, प्लस डब्ल्यू बी, और इंटू में क्या करते थे? 100 करते थे। लेकिन अब 100 नहीं, 10 की पावर कितना करेंगे? 6 कर देंगे, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? मिलियन। भाई 100 का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। पीपीएम का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ए मिलियन। कोई कितना है उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। बताओ, अब अगर मान लिया मैं यहां से निकालने जाता है तो ये 10⁻³ ऊपर आता, और ये कितना आता? 1000 नीचे, और यहाँ कितना? 10⁻6। तो इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा? 10⁻³ बचा, और इससे ये कैंसिल हुआ, कितना आया? 1 पीपीएम। अब बताओ, एक को कैसे इग्नोर मारोगे? 1 2 3 होल नंबर, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, समझ रहे हो ना? इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया हमने इनकी, ठीक। तो ऐसे ही मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है, या कहने का मतलब ये है कि जो चीजें बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, उनको मेजर करने के लिए ही पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? यूज टू मेजर द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, जो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में हो उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं पीपीएम की बात करूं तो यहां से एक और चीज जो आपको आनी चाहिए, पीपीएम का और मास परसेंटेज के साथ रिलेशन, ठीक है ना? चलो, रुकना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे अगर मान लिया मैं पीपीएम लिखूं, तो पीपीएम क्या होता है सर? पीपीएम इज इक्वल टू
डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होता है, मल्टीप्लाई कितना 10⁶। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या 10⁶ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁴। बात तो वही है ना। अच्छा आप बताओ, जैसे मैंने ये लिखा तो ये वाली टर्म क्या है, ये तो मास परसेंटेज है। इसका मतलब पीपीएम इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज इंटू में 10⁴। तो एक रिलेशन मिल गया कि अगर मुझे पीपीएम पता है तो मैं वेट परसेंटेज निकाल सकता हूँ, और अगर वेट परसेंटेज पता है तो क्या निकाल सकता हूँ, पीपीएम कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, अब चलो नॉर्मलिटी पे। चले हाँ, अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ SpO2 वो भी आता है, बट वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर पढ़ाना होगा तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ SpO2 का है, स्ट्रेंथ भी आती है आपकी, फॉर्मेलिटी भी है जो बताया था, पीपीबी भी है, तो ये सब सिलेबस में नहीं है। जब जेई वगैरह का एग्जाम देने जाओगे तो कभी कभार ओकेजनली आता है, उतना ज्यादा इस्तेमाल वहां भी नहीं होता है, क्योंकि अब ज्यादातर सिलेबस अब कैसा हो गया, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड होने की वजह से अब ये ज्यादा बाहर जाते भी नहीं है, जो एनसीईआरटी में है वही रहता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास, हाँ शांत रहो, अगली जो टर्म्स है उसका नाम है नॉर्मेलिटी। क्या नाम है, नॉर्मेलिटी। अब वैसे तो देखो नॉर्मेलिटी निकालने का पूरा एक प्रॉपर तरीका है, जैसे आप मोल्स निकालते थे ऐसे ही हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। जैसे मोल्स आपने सुना होगा ना, मोल्स, हाँ, वैसे नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट जैसे मोलर मास होता है वैसे इक्विवेलेंट मास होता है। बट यहाँ पर हम इन सब चक्कर में ना पड़ गई, बड़ा एक सिंप्लीफाइड तरीका समझेंगे। जैसे आपने मोलरिटी निकालना तो सीख ही लिया है, तो अगर हम इसको मोलरिटी से रिलेट करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम बस उसके साथ ही रिलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर, दिस इज द फॉर्म। अब आपको निकालने मोलरिटी आता ही है, अगर आपने मोलरिटी निकाल लिया तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब दिक्कत ये कि सर ये एन फैक्टर है क्या, सही बात है। तो अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर हम तीन चीजों के लिए बात करेंगे, एक एसिड के लिए बात करेंगे, एक बेस के लिए बात करेंगे, और एक सॉल्ट के लिए बात करेंगे। हाँ, अगर हम बात करें एसिड, तो एसिड के केस में हम क्या करते हैं, बेसिसिटी, या ऐसे बोलो, एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है आयोनाइजेबल H प्लस आयन, आयोनाइजेबल H प्लस आयन, मतलब कितने हाइड्रोजन हैं जो आयोनाइजेबल है, पानी में डालने के बाद H प्लस रिलीज करे कितने, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है बच्चे, वो किसके बराबर होता है, एसिडिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एसिडिटी के बराबर होता है। और अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH माइनस, यानी कितने OH हैं। और सॉल्ट के केस में जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, मैंने एंड नहीं बोला है, और बोला, या तो कटायन का मेजर कर लो या तो किसका मेजर कर लो, अनायन का मेजर कर लो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, नोट कर लिया इतना, कर लो एक बार फटाफट। मेरे पास मोबाइल नाम जो कोई चीज थी ना, हाँ ठीक है।
कहाँ पे होता? हुआ नहीं था कि आपने फोन में टिकट मेट्रो में बोला आपको मेट्रो में बड़ा मैं मेट्रो पलट गई थी ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर देखो, अगर मेरे पास H2SO4 है तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? आपको कितने H प्लस आयन आयोनाइजेबल दिख रहे हैं? दो ना, तो इसका कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अगर मेरे पास हाँ ए है, अगर मैंने ले लिया H3PO3 हाँ याद आ H3PO2, मैं इन दोनों में और डी वाले में जा रहा हूँ H3PO4। अब सुना ध्यान से, बाकी सारे लोग जैसे आपने इसके केस में बता दिया H2SO4 में कितना होगा, एन फैक्टर दो। अच्छा एक और मान लेता हूँ, एक ई लिख दे रहा हूँ यहाँ। लेट से मेरे पास HCl होता तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एन फैक्टर कितना हो जाता? एक हो जाता। आपके सिलेबस में जो गड़बड़ करेंगे वो ये तीनों हैं, ये तीनों गड़बड़ी करेंगे। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम H3PO3 की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने आयोनाइजेबल है और कितने नहीं है, इसको समझते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। अगर हम बात करें फास्फोरस की, अगर H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? OH होगा। उसके बाद क्या होगा? OH होगा। कितने हो गए? तीन हो गए। अब यहाँ एक H होगा। अब सुना ध्यान से, इधर देखो, अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आयोनाइजेबल केवल और केवल ये ए वाला है और एक ये वाला है, H। OH नहीं है, H ही निकलेगा, लेकिन केवल ये H और ये H, ये वाला नहीं निकलेगा। अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ये वाला नॉन आयोनाइजेबल है। कैसा ये? नॉन आयोनाइजेबल। तो इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमको ये पता चला कि भैया इनका एन फैक्टर कितना होगा? दो होगा, क्योंकि आयोनाइजेबल तो कितना है? दो है। सही बात। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका अगर बताऊं, तो जितने ऑक्सीजन आपको दिखें उससे एक कम एन फैक्टर होता है उसका। जैसे आप अगले वाले एक बार ट्राई करें। अगर हम बात करें तो जो मैंने बताया आपको उस हिसाब से, पहले ऊपर वाले का एन फैक्टर कितना है? दो। नीचे वाले का अगर उस हिसाब से बात करें, ऑक्सीजन दो है तो उससे एक कम मैंने बोला है, तो एन फैक्टर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं एन फैक्टर 1। अब इधर बना के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मतलब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सही बात है ना? तो अगर हम बात करें तो इसका एक डबल बॉन्ड तो होगा। इसके बाद मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन और बचा है, तो एक OH लगा दी। अब ऑक्सीजन नहीं बचा हुआ तो क्या लगाऊंगा? सिर्फ हाइड्रोजन। अब आप देखो कितने आयोनाइजेबल दिख रहे हैं आपको? मुझे तो बस एक ही दिख रहा है। सही बात है। मेरे को तो तेल में बनी है पर मेरे को तो तेल में नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये तीनों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। एक्सेप्शन भी नहीं है, बट ये इनके आयोनाइजेशन मतलब एन फैक्टर आपको स्ट्रक्चर बना के पता चलता है। तो स्ट्रक्चर बनाने से बढ़िया है कि याद रखना H3PO3, H3PO2, H3PO4, मतलब फास्फोरस के साथ में अगर कहीं ऑक्सीजन वगैरह कंबाइन है, फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 ऐसा हो, इन तीनों में अगर आपको दिख जाए तो एन फैक्टर कैसे निकालना है? जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम। ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 4 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ठीक। अब बायो वाले तो ये बनाए भी होंगे, डीएनए में मिलता है H3PO4। हाँ ये वही है, डीएनए के अंदर मिलने वाला एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना? क्या हुआ? फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाओ, बताओगे कैसे बनती है? वो पैरामोनिक सर मैं कब से कह रहा हूँ क्लास ले लो बेटा। मॉर्निंग में क्लास चल रही है। अब मेरी कल पीटीएम है। हाँ तो मैं ठुक ठुका के आऊंगा। जाओ आराम से। तो चले आगे। अब आते हैं थोड़ा सा बेस पे। कहाँ आते हैं? बेस के ऊपर। जैसे बेस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं, ABCDE था, F ले लेते हैं। जैसे मान लिया PaOH का
होल ट्वाइस है, जी हो गया, mg NaOH मान लेते हैं, चलो बस ये दो एग्जाम्पल बहुत है। जैसे यहाँ पे OH कितने हैं, दो, तो एन फैक्टर दो हो जाएगा। यहाँ OH कितने हैं, एक, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। H और I में सॉल्ट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सॉल्ट। इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ सॉल्ट ले लिया MgCl2, यहाँ सॉल्ट ले लिया NaCl, तो एन फैक्टर कैसे पता करते हैं, चार्ज से ना, टोटल चार्ज होते हैं कटायन और अनायन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है, +2 का चार्ज है, और यहाँ क्या -1 का है। लेकिन मैंने बोला टोटल, तो 1 क्लोरीन पे -1 है, तो 2 क्लोरीन पे -2 होगा। और मैग्नीशियम पे कितना है, +2। अब सुना ध्यान से एक बार, अगर मैं एन फैक्टर लिखूंगा, अगर मैं क्या लिखूंगा, एन फैक्टर लिखूंगा, तो अगर मैं कटायन की बात करता हूँ तो कटायन पे कितना चार्ज है, +2 का, तो एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं अनायन की बात करूंगा, अरे Mg पे कितना है, 2 है ना, अगर मैं अनायन की बात करूंगा तो मैं बोला टोटल चार्ज, तो 1 क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन पे -2, तब भी तो 2 ही आ जाएगा। हमें आंसर कैसा लेना, पॉजिटिव, नेगेटिव एन फैक्टर नहीं आएगा, ध्यान रखना, तो मतलब तब भी आंसर 2 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप दोनों में से कोई एक कंसीडर कर लो, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, मना। आप कोशिश करो हमेशा कटायन का देख लो, बात ही खत्म। ठीक है, आप देखने को दोनों में से कोई भी देख सकते हो। अब सुना ध्यान से, जरूरी नहीं है कि एन फैक्टर बस यही देखना हो, कभी कभार रिएक्शन लिखी होती है और किसी रिएक्शन का एन फैक्टर भी पूछा जाता है। ठीक, तो आई के बाद जे, अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो जैसे देखो ध्यान से, Zn2 प्लस Ag प्लस गिब्स, अच्छा Zn2 प्लस Zn, इधर आएगा Zn2 प्लस और प्लस Ag। अब मेरे पास ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, रिएक्शन। अब मुझसे पूछ ले इस रिएक्शन का एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कुछ नई चीज नहीं है, एन फैक्टर है टोटल इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। अब बताओ इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा। अगर हम बात करें जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, और Ag प्लस से Ag में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पता है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं हमें, भाई किसी ने 2 दिए लेकिन मिले आपको 1 ही, ये पॉसिबल नहीं है, या इलेक्ट्रॉन आपको 5 मिले, किसी ने दिए 1 ही, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंसिंग जरूरी होती है, ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन में सीखी थी। तो 1 इलेक्ट्रॉन था जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2, यानी इससे मुझे क्या पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल ट्रांसफर हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब नेट चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 का। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, क्लियर बात। एक और लास्ट एग्जांपल लिख रहे हैं के। अब देखो ध्यान से, मेरे पास है H2SO4, इससे मैंने क्या किया, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब सुनना, अगर मैं अब यहां से आपसे पूछूं H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, H2SO4 का एन फैक्टर। अगर हम बात करें देखने में तो कितना लग रहा है, 2, लेकिन इस रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो तो एक ही H प्लस लूज कर रहा है, तो अगर रिएक्शन में सिर्फ एक ही H प्लस लूज हो रहे हैं तो एन फैक्टर भी एक ही होगा। अब वो चाहे H2SO4 के पास 2 रहे हो, 4 रहे हो, जितने भी रहे हो, लूज कितना किया है, बस एक ही ना, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा। तो आई होप आपका जे, आपका जे क्या हो सकता है कहीं नंबरिंग GHIJK, ठीक तो है, तुमने क्लियर बात। तो आई गेस एन फैक्टर समझ गए हो, अगर एन फैक्टर समझ गए तो आपको और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मेलिटी मिल जाएगी आपको अगर आपको मोलरिटी पता है। ठीक, अब जैसे मैं थोड़ा सा, हाँ शांत रहो, अब मैं थोड़ा सा, चलो मैंने तरीका आपको बता दिया, बट फिर भी एनसीईआरटी में, हाँ मैं एक बार डिस्कस कर ही लेता हूं कि अगर आपको तरीके से ही निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, आप हमेशा अप्लाई यही करोगे, बट जानना है जान लेते हैं और कुछ नहीं। यहां पर हमारे पास एक टर्म आएगा इक्विवेलेंट वेट, क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चे, इधर देखो, मोलर मास अपॉन में
मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, एन फैक्टर अभी निकालना सीखा आपने। तो मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब सुनना ध्यान से, अब एक टर्म और होती है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इज जस्ट लाइक मोल। अच्छा बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मोल्स है तो मोल्स कैसे निकालते थे, वेट को डिवाइड करते थे मोलर मास से, लेकिन यहाँ मोलर मास नहीं, यहाँ इक्विवेलेंट वेट है। यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो क्या मिल गया आपको, ग्राम इक्विवेलेंट। ये किसकी तरह है, जस्ट लाइक मोल्स। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर आपसे पूछे नॉर्मेलिटी, अगर क्या पूछे आपसे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी जो इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर। क्या मोलरिटी के जैसा ही तो दिख रहा है, सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट मोल की जगह आ गया है। तो यह मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ गया है, तो मोल में क्या आया है, सर मोल का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट आ गया है। तो सर इक्विवेलेंट वेट कहां से आया, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया है। तो मतलब सारा लेना देना अल्टीमेटली किसका है, एन फैक्टर की है। तो इतनी बड़ी प्रोसेस करना ही क्यों है, एन फैक्टर पता करें, मोलरिटी निकालना आता है, वहां रखेंगे आंसर मिल जाएगा। समझ आई बात ना, पहले इक्विवेलेंट वेट निकला, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकला, फिर नॉर्मेलिटी निकली। अब ये प्रोसेस क्यों करेंगे हम, अगर हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है। ठीक, क्लियर बात यहां तक। अब एक क्वेश्चन नोट करोगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। हाँ मैं रुका हुआ हूं। चलो चलो आपको इतना रुपया हुआ? देखिए बैंक के चार्ज ही आप सुना जानते, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर 9.8% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट लिखते हैं, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ H2SO4 if density of solution is 1.02 gram per ml। क्या हुआ, आपने बताया देखो इधर इधर इधर, याद था क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, तो एक बार इसको समझ लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा जिसमें मोलरिटी और मोलरिटी दोनों निकालनी होगी। मैं बस मोलरिटी निकाल देता हूँ, ठीक है ना। देखना जानते हैं, पहले मुझे दे रखा है 9.8% वेट बाई वेट, सही बात है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको समझाया गया था कि WB हो जाएगा 9.8 ग्राम, सही बात है। और टोटल सॉल्यूशन का वेट, क्योंकि दोनों वेट बाई वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, सही बात। वैसे अगर निकालना चाहो तो आप WA भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 100 माइनस 9.8 यानी हो जाएगा 90.2 ग्राम।
ठीक है, ये तीन चीजें मुझे यहां से मिल सकती थी, मैंने लिख लिया। अगला आता हूं तो मुझे दे रखा है क्या, डेंसिटी। क्या दे रखा है, डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को आप डी से लिखना हो तो आप डी से लिख दो 1.02 ग्राम पर ml, या फिर इसका सिंबल और क्या होता है, रो। ठीक है ना, तो डेंसिटी लिख दिया, यानी गिवन क्वांटिटी लिख दी। अब आप मुझे बताओ निकालना क्या है हमको, मोलैरिटी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला अगर याद है आपको, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद होगा, बट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिले। याद रहेगा तो आपके दिमाग में पहले से फॉर्मूला रहेगा, आपको पहले से आइडिया रहेगा कि मुझे किसकी किसकी जरूरत है। सुनो ध्यान से, आपको मोलरिटी निकालने के लिए डब्ल्यू भी चाहिए होता है, गिवन है। एम भी तो मोलर मास है, तो मोलर मास तो हम निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे मोलर मास, सर क्या है, सॉल्यूट मेरा H2SO4 है, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है। याद रखना है इसको। वैसे बहुत सारे मोलर मास धीरे धीरे आएंगे, और कोशिश करना है याद रहने चाहिए मोलर मास, ताकि निकालने में टाइम वेस्ट हमारा ना हो। ठीक, अब सुनना ध्यान से, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सर नहीं दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो डेंसिटी तो निकालने आती है ना। तो अगर हम बात करें तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और डेंसिटी कितनी है, 1.02। अब सुनना, कट पिट यही मत करने लगना, कई बार मैं बताऊं कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आगे चल के चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। हाँ, तो इसलिए पहले से कट पिट नहीं करना। अब यहां रखूं, डब्ल्यू बी कितना है, 9.8, ये 1000, एम बी कितना है 98, और वी एस कितना आ रहा है 100 अपॉन में 1.02, यही आ रहा है ना। अब अगर मैं देखूं यहाँ, तो देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो गया, सही बात। अगर हम बात करें तो ये 9.8 है, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इस एक जीरो से ये वाला जीरो भी कैंसिल। अब बताओ ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। अब बस यही आंसर आ गया, सही बात। तो ये निकल गई हमारी मोलरिटी 1.02 मोलर। ठीक है यार, शांति रखो। क्या आ रहा है तुम्हारा, ये सेम क्वेश्चन था, नहीं था ही नहीं क्वेश्चन, मैंने तुम्हारा पेपर सॉल्व कर रखा है, नहीं था तो इसको मैंने भेज दिया था, उससे मंगवा लेना, भेज देना ग्रुप में, भेज देना सॉल्व। तो मैंने करके देख दिया। अच्छा, मैंने शाम को भेजा था। आगे चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है बस, लिखो। सर ये क्या, ये अभी होमवर्क में दे देंगे, एक क्वेश्चन इनको करने दो। हाँ, वो दोनों क्वेश्चन मेरे पास है, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ना मैं होमवर्क में दे दूंगा। एयर देखना, अगला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, या ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 10% weight by weight glucose in water. If density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate molarity and molality. Molarity and molality, हाँ। क्या हुआ?
जब ये लाइन तो पता है क्या चाहिए? जैसे अपने में 85 पॉलिटिक्स हाँ। तो वैसे ही मतलब बहुत अब जो जैसे करना है वैसे करो, देखो जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सफिशिएंट है, मैं बताता हूँ, फिर अगर नहीं होता है तो दिखाओ क्या हो। सही से एक बार आप करना गलती से चलो 0.66 क्या ठीक। हाँ यार देखो, मैं मोलरिटी सॉल्व कर रहा हूँ एक बार। तो पहले देखो डब्ल्यू भी कितना है, 10 ग्राम हो जाएगा। हाँ बस नहीं, सही बात बोल रहा हूँ। डब्ल्यू एस कितना होगा, 100 ग्राम, और डब्ल्यू ए कितना होगा, 90 ग्राम। पहले ये तो क्लियर हो गया। मुझे वी एस चाहिए होगा, तो मुझे पता है डेंसिटी को वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, वेट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डेंसिटी से। और वेट कितना है, 100 अपॉन में कितना, 1.2। और एम बी यानी मोलर मास कितना है, 180। तो अगर मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डब्ल्यू बी होता है इंटू में 1000 अपॉन में एम बी होता है और इंटू में बी एस, और ये एम एल में है, बताइए आपको। तो अगर हम बात करें डब्ल्यू बी कितना है मेरे पास, 10, ये है 1000, ये है मेरे पास 180, और ये कितना है 100 अपॉन में, अच्छा ये सीधा मल्टीप्लाई कर तो 1.2 ऊपर चला जाएगा, पता ही आपको। अरे नीचे से ऊपर चला जाएगा, लिख दो सीधा। हाँ कहाँ ये ना, कहाँ के ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 और 6 है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 12, एक हाइड्रोजन कितना, एक, प्लस एक ऑक्सीजन कितना, 16, सबको जोड़ लोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो। हाँ इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, किसी को समस्या तो नहीं है ना, अगर समस्या नहीं है तो बताओ। बस बस हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस एक जीरो से एक जीरो और गया। और बताओ अगर हम मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, ये हो जाएगा 12 अपॉन में कितना, 18, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी 2 अपॉन में 3, मतलब 0.66 मोलर। सही बात है। और एक लास्ट मोलैलिटी, जस्ट अगर हम स्मॉल एम निकालेंगे तो सीधा वॉल्यू रख रहा हूं, फॉर्मूला क्या पता है, डब्ल्यू बी 10,000, एम बी कितना होगा 180। बस यहां सुनना, यहाँ क्या आता है, डब्ल्यू ए आता है, और डब्ल्यू ए कितना है 90 ग्राम। तो 90, एक जीरो से ये गया, एक जीरो एक जीरो एक जीरो गया, कितना बच गया, कोई चीज को अरे एक जीरो जाते, कोई जीरो तो काटा हूं, कितना हो गया 100 अपॉन में, ये कितना है 18 इंटू में 9, कुछ हो सकता है क्या, ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 50 अपॉन में 81, और कुछ कट उठ सकते हैं। हाँ अरे बस हो गया, हो गया। डिवाइड करेंगे अगर हम तो जीरो आएगा, ये कितना हो जाएगा 500। अब 500 को डिवाइड करना है तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में अप्रोक्सीमेट चला जाएगा, 8 6 जा 48, तो मतलब ये 6 1 कितना आ रहा है, 6 1 आ रहा है, हाँ इसी के आसपास आएगा, तो 6 1, और ये मोलर में आएगा। क्लियर बात, तो तरीका वही है। बाकी अगर आपको एक आध दो क्वेश्चन होमवर्क, क्या हुआ, डेसिमल लगाया था ना इसलिए जीरो लगाया, हटा दूं, ये लो, अब तो ठीक है ना। ठीक, तो बस बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज यहीं तक। तो कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गई है, अब अगली क्लास में सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर मतलब मेनली स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी चल ही रहा।